हेलो एवरीवन, वेलकम इन जीएस क्रूज। दोस्तों, इकॉनमी के पार्ट 5 में हमने पंचवर्षीय योजनाओं को स्टार्ट किया था और प्रत्येक पंचवर्षीय योजना के जीडीपी लक्ष्यों और प्राप्तियों को पढ़ने के साथ साथ 5 पंचवर्षीय योजनाओं को कवर भी कर लिया था। पार्ट 6 के माध्यम से हम पंचवर्षीय योजनाओं को विस्तार से पढ़ेंगे, साथ ही पंचवर्षीय योजना टॉपिक को पूरा कवर भी इस वीडियो के माध्यम से कर लेंगे। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यह टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फ्रिक्वेंटली क्वेश्चंस बनते रहते हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पार्ट 5 में हमने 5th 5 ईयर प्लान तक पढ़ा था। रिकॉल कर लेते हैं। 5th 5 ईयर प्लान का जो कार्यकाल था 74 to 79 था, लेकिन एक वर्ष पूर्व ही इसे समाप्त कर दिया गया। 1974 to 78 यह प्रभावी रहा 4 वर्षों तक। 5th 5 ईयर प्लान का जो मुख्य उद्देश्य था वह गरीबी उन्मूलन था। यहाँ से प्रश्न बनता है कि पंचवर्षीय योजना वह कौन सी थी जिसमें मुख्य उद्देश्य के रूप में गरीबी उन्मूलन को पहली बार शामिल किया गया। तो इसका सही जवाब होगा 5वीं पंचवर्षीय योजना। इसके आगे इस वीडियो में हम देखेंगे। 5th 5 ईयर प्लान के दौरान 1977 में कांग्रेस चुनाव हार जाती है और जनता पार्टी की सरकार बनती है। मोरारजी देसाई देश के प्रधानमंत्री बनते हैं और यह पंचवर्षीय योजनाओं को समाप्त करने का निर्णय ले लेते हैं और 78 में ही 5th 5 ईयर प्लान को बंद कर देते हैं। साथ ही अब पंचवर्षीय योजनाएं समाप्त होती हैं और यह एक नया कॉन्सेप्ट रोलिंग प्लान लागू करते हैं। इसे अनवरत योजना भी कहते हैं। यह भी एक 5 वर्षीय योजना ही थी जो कि 78 to 1983 लागू करने का प्लान इसे बनाया गया था। यह पूर्व की पंचवर्षीय योजनाओं से कुछ अलग थी। समझ लेते हैं। जो पूर्व की पंचवर्षीय योजनाएं थीं, इसमें जो योजना थी वह एक साथ ही 5 वर्षों के लिए बन जाती थी। 5वें वर्ष यानी कि अंतिम वर्ष इसका मूल्यांकन होता था कि यह योजना अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकी या नहीं। लेकिन रोलिंग प्लान में प्रत्येक वर्ष योजना का मूल्यांकन करने का निर्णय लिया गया और अगर योजना में कुछ खामी है तो उसे सुधार करते हुए प्रदर्शन के आधार पर अगले वर्ष की योजना तैयार करने का निर्णय लिया गया। लेकिन दोस्तों, जनता पार्टी की जो सरकार थी मोरारजी देसाई की, 1980 तक ही चल सकी, 2 वर्षों तक। इसके बाद कांग्रेस पुनः सत्ता में आ जाती है, जिस कारण से रोलिंग प्लान को 2 साल ही वक्त मिलता है भारत में। कांग्रेस इसे बंद कर देती है और यह जो 5 वर्षों की योजना थी 2 वर्षों तक ही चल पाती है। कांग्रेस सरकार आने पर इस 2 वर्ष को योजना अवकाश के रूप में बताया जाता है। तो यह हमारा पंचवर्षीय योजनाओं में दूसरा योजना अवकाश कहलाता है। लेकिन यह 5 वर्षों के लिए 5वीं पंचवर्षीय योजना के बाद आया था, इस कारण इसे 6ठी पंचवर्षीय योजना की संज्ञा भी दी जाती है। हालांकि कांग्रेस इसे स्वीकार नहीं करती है और अपना अलग पंचवर्षीय योजना 5वीं के बाद 6ठी ले आती है, जिसका जो समय होता है 1980 to 85। प्रश्न पूछते हैं कि कौन सी ऐसी पंचवर्षीय योजना थी जिसे 2 बार लागू किया गया था। तो वह थी 6ठी पंचवर्षीय योजना। अब हम 6ठी पंचवर्षीय योजना को देखते हैं। इसका जो मुख्य उद्देश्य था गरीबी निवारण और रोजगार सृजन। रोजगार सृजन ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्य फोकस में था। ग्रामीण क्षेत्रों की बेरोजगारी को दूर करना और रोजगार का सृजन करना। इसके लिए 4 योजनाएं चलाई गईं। IRDP इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, RLEGP द रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम, ट्राइसेम ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, NREP नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम। यह 4 प्रकार की योजनाएं ग्रामीण क्षेत्रों से बेरोजगारी को दूर करने और रोजगार के सृजन हेतु चलाई गईं। इनके फुल फॉर्म से प्रश्न बनते हैं, याद रखेंगे, इसे ध्यान में रखेंगे। आगे 1980 में 6ठी पंचवर्षीय योजना के दौरान ही 6 अन्य निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। इससे पहले हमने 1969 में 14 निजी बैंकों के राष्ट्रीयकरण को पढ़ा था इंदिरा गांधी सरकार में। यहाँ पर 6ठी पंचवर्षीय योजना के दौरान भी इंदिरा गांधी की सरकार रहती है। 1980 में 6 अन्य बैंकों का निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाता है।
छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान ही नाबार्ड की स्थापना 1982 में की जाती है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। याद रखेंगे कि कौन सी पंचवर्षीय योजना के दौरान नाबार्ड की स्थापना की गई थी, तो वह छठी पंचवर्षीय योजना थी। इसके जो चेयरपर्सन है वर्तमान में हर्ष कुमार भानवाला हैं। आप मुझे नाबार्ड का हेडक्वार्टर कहाँ है यह कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आगे बढ़ते हैं सातवीं पंचवर्षीय योजना की ओर। इसका जो समय था छठी पंचवर्षीय योजना के ठीक बाद 1985 टू 1990 दीर्घकालीन विकास इसका उद्देश्य था। साथ ही उत्पादकता को बढ़ाना, रोजगार सृजन करना, समता और न्याय आधारित सामाजिक व्यवस्था, साथ ही तकनीकी के लिए सुदृढ़ आधार तैयार करना भी सातवीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। इसके साथ ही भोजन, काम और उत्पादन का नारा सातवीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया। और याद रखेंगे पहली बार सातवीं पंचवर्षीय योजना में उदारीकरण को प्राथमिकता दी गई, लिबरलाइजेशन को प्रायोरिटी दी गई। सातवीं पंचवर्षीय योजना में ही इंदिरा आवास योजना और नेहरू रोजगार कार्यक्रम प्रारंभ किया गया और इसी में 1988 के तहत सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी की स्थापना की गई। सेबी की स्थापना शेयर बाजारों पर नियंत्रण करने हेतु की गई। तो यह सातवीं पंचवर्षीय योजना के हाइलाइट्स थे, इसे आप एक बार और समझ लेंगे। आगे बढ़ते हैं आठवीं पंचवर्षीय योजना की ओर। आपने देखा सातवीं जो हमारी पंचवर्षीय योजना थी, इसका जो समय था वो 85 टू 90 था और आठवीं पंचवर्षीय योजना का समय 92 टू 97, 90 और 92, 2 वर्षों का गैप। दोस्तों यह 2 वर्षों का गैप इसलिए था क्योंकि भारत की आर्थिक स्थिति काफ़ी खराब हो चली थी। इसका कारण वैश्विक उथल पुथल था। जो सोवियत संघ था यूएसएसआर, इसका विघटन 1990 में हो गया था। दोस्तों रसिया एक समाजवादी अर्थव्यवस्था का उदाहरण है, हम पढ़ चुके हैं। भारत ने 1951 में एक मिश्रित अर्थव्यवस्था के रूप में शुरुआत किया था, लेकिन धीरे धीरे आगे चल करके यह रशिया की तरह ही समाजवादी अर्थव्यवस्था को अपनाता चला गया। और जब 1990 में रसिया की हालत ख़राब होती है, यूएसएसआर का विघटन होता है, तो इससे भारत पर भी काफ़ी बड़ा प्रभाव पड़ता है और आर्थिक स्थिति काफ़ी ख़राब हो जाती है। इसलिए 90 से लेकर 92 तक कोई भी पंचवर्षीय योजना भारत में लागू नहीं की जा सकी और एक एक वर्षीय प्लान यहाँ पर बनाया गया। यही है, यहाँ पर 1991 में विदेशी मुद्रा भंडार का संकट उत्पन्न हो गया था। हमारे पास मात्र $1 बिलियन मुद्रा भंडार रह गया था, इसलिए इसे तृतीय योजना अवकाश कहते हैं। 2 वर्षों का था। हमने देखा था 3 वर्ष की लगातार पंचवर्षीय योजना के बाद 3 वर्षों का योजना अवकाश, उसके बाद 2 वर्षों की लगातार पंचवर्षीय योजना के बाद 2 योजना अवकाश, उसके बाद पुनः 2 पंचवर्षीय योजनाओं के बाद 2 वर्ष का योजना अवकाश। 3 बार योजना अवकाश हुए थे, तो यह हमारी तीसरी योजना अवकाश है। इसी के दौरान प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव थे और उस समय तत्कालीन वित्त मंत्री पूर्व प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह जी थे। और एलपीजी का कॉन्सेप्ट आता है, लिबरलाइजेशन उदारीकरण, प्राइवेटाइजेशन निजीकरण, ग्लोबलाइजेशन वैश्वीकरण। इन 3 को अपना करके भारत की अर्थव्यवस्था को सुधार करने का प्रयास किया गया और इसमें काफ़ी सफलता भी मिली। लिबरलाइजेशन का अर्थ होता है पहले कंपनियों को, निजी कंपनियों को लाइसेंस प्राप्त करने के लिए काफ़ी ज़्यादा नियम कड़े थे और काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता था। भारत 156 से ज़्यादा क्षेत्रों को भारत सरकार अपने अंडर में ली हुई थी और निजी क्षेत्रों के लिए बहुत ज़्यादा स्वतंत्रता नहीं थी। हालांकि आपने देखा 7वीं पंचवर्षीय योजना में उदारीकरण को अपनाया गया था, लेकिन वह उतना विस्तृत भाव वाला नहीं था। यहाँ पर जो लिबरलाइजेशन अपनाया जाता है, इसमें बड़े पैमाने पर उदारीकरण को अपनाया जाता है। निजीकरण इन क्षेत्रों का जो कि सरकार के अंडर में नियंत्रण में थी, इसे निजी क्षेत्रों के लिए खोल दिया जाता है और निजीकरण प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा दिया जाता है।
लाइसेंसिंग, उदारीकरण में लाइसेंसिंग की प्रक्रिया को आसान किया जाता है। ग्लोबलाइजेशन, हम क्या करते हैं कि इसमें हम विश्व के साथ भारत को जोड़ने का प्रयास करते हैं और एलपीजी कॉन्सेप्ट में इसी 3 के साथ आगे बढ़ने का प्रयास किया गया। और 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 टू 1997 प्रभावी रही। दोस्तों, 8th 5 ईयर प्लान का जो उद्देश्य था वह सर्वांगीण मानव विकास था, यानी कि मानव का चौतरफा विकास हो, यह इसका उद्देश्य था। इसके साथ ही प्रश्न बनता है कि उदारीकरण के ठीक बाद पहली योजना पंचवर्षीय योजना कौन सी थी? तो याद रखेंगे 8वीं पंचवर्षीय योजना एलपीजी कॉन्सेप्ट के बाद अपनाई गई थी, लागू की गई थी। इसी 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पीएम रोजगार योजना की शुरुआत की गई थी 1993 में, याद रखेंगे प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993। इसके संचालन वर्ष से भी प्रश्न बनते हैं। 1 जनवरी 1995 को WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन विश्व व्यापार संगठन का भारत सदस्य भी बनता है। यह दौर था 8वीं पंचवर्षीय योजना का, ध्यान रखेंगे। और 8वीं पंचवर्षीय योजना में ही आधुनिक औद्योगिकरण पर जोर दिया गया, मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रीज पर एम्फेसाइज किया गया। तो यह 8वीं पंचवर्षीय योजना में किए गए कुछ महत्वपूर्ण कार्य थे। 9th 5 ईयर प्लान में चलते हैं। इसका जो कार्यकाल था ठीक इसके बाद जो भी पंचवर्षीय योजनाएं आएंगी अनवरत आएंगी, लगातार आएंगी। 1997 टू 2002 इसमें जो प्राथमिकता दिया गया सोशल जस्टिस और समानता को दिया गया। इसी के आधार पर विकास करने को उद्देश्य या प्राथमिकता दी गई। 1998 में दूसरा परमाणु परीक्षण किया गया। इंदिरा गांधी सरकार में पहला परमाणु परीक्षण हुआ था, जिसे स्माइलिंग बुद्धा कहते हैं, और इसे शक्ति के नाम से जाना गया। 2 चरणों में यह संपन्न हुआ, 11 मई और 13 मई। 5 चरणों में शक्ति 1, शक्ति 2, शक्ति 3, 4, 5 इस तरीके से 5 भाग में 5 बार परमाणु परीक्षण किया गया, 2 चरणों में 11 मई और 13 मई 1998 में। इसके बाद स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार कार्यक्रम भी 9वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू किया गया, याद रखेंगे, प्रश्न बनते हैं। आगे बढ़ते हैं 10वीं पंचवर्षीय योजना की ओर। इसका जो समय था 2002 से 2007, सबसे सफल योजना 10वीं पंचवर्षीय योजना को कहा जाता है। इसमें कुछ मुख्य महत्वपूर्ण उद्देश्य थे, टारगेट्स थे, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। दोस्तों, 10वीं पंचवर्षीय योजना में 2007 तक गरीबी स्तर को 26% से 21% लाने का उद्देश्य रखा गया और अगली पंचवर्षीय योजना में 2012 तक 15% करने का लक्ष्य रखा जाना था। इसके साथ ही 10वीं पंचवर्षीय योजना में साक्षरता को 75% तक बढ़ाना था। 2003 तक बच्चों को 100% स्कूल तक पहुंच, यानी कि स्कूल में 100% बच्चों का एडमिशन, नामांकन सुनिश्चित करना यहाँ पर तय किया गया। 2007 तक मातृत्व मृत्यु दर, जिसे MMR भी कहते हैं, जीवित 1000 जन्मों पर 2 करने का लक्ष्य रखा गया और शिशु मृत्यु दर, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेशियो को क्या किया गया, रेट को 1000 पर 45 करने का निर्णय लिया गया। और 2007 तक जो वनावरण था इसे 25% करने का लक्ष्य भी रखा गया। यह 10वीं पंचवर्षीय योजना के कुछ हाइलाइट्स थे, इसे याद रखेंगे। दोस्तों, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर किया करें। साथ ही अपने दोस्तों को भी शेयर किया करें, जिससे उन्हें भी इस वीडियो का लाभ मिल सके और जीएस के विभिन्न सब्जेक्ट्स को यहाँ से वह पढ़ सकें। आगे बढ़ते हैं 11वीं पंचवर्षीय योजना की ओर। 11वीं पंचवर्षीय योजना का जो समय था 10वीं के ठीक बाद 2007 से 2012, 2007 टू 12, इसका लक्ष्य था तीव्र एवं समावेशी विकास। समावेशी विकास इस कारण से कि सभी क्षेत्रों का सर्वांगीण विकास हो सके, विकास की मुख्य धारा से सभी क्षेत्र जुड़ सकें, इसलिए यहाँ पर लक्ष्य समावेशी विकास को बनाया गया। इसकी जो वृद्धि दर थी, सर्वाधिक वृद्धि दर थी, लगभग 7.9%, लगभग 8% इसकी वृद्धि दर थी। मैंने आपको बताया था इसमें पहले 9% निर्धारित किया गया था, लेकिन यह
सर्वाधिक तीव्र वृद्धि दर 8% थी, लेकिन अपने वास्तविक वृद्धि दर जो लक्ष्य किया गया था इससे यह कम थी, फिर भी अपने आप में एक रिकॉर्ड है। इसके साथ ही कृषि क्षेत्र का विकास दर 4% करने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन जो प्राप्त हुआ था वह 3.2% ही प्राप्ति हुई थी। यह 11th 5 ईयर प्लान के हाइलाइट्स हैं। 12th 5 ईयर प्लान को देखते हैं। इसका समय 2012 से 17, 12 to 17। इसका जो लक्ष्य था तीव्र संपोषणीय व अधिक समावेशी विकास, यानी कि यहाँ पर समावेशी विकास तो करना ही था, साथ में तीव्र संपोषणीय विकास था। संपोषणीय का अर्थ है जैसे कि अगर हम वनों की कटाई करते हैं तो वनों की कटाई के साथ साथ हम नए वनों का सृजन भी करें, इसका ध्यान भी इस 5 ईयर प्लान में रखा गया। यानी कि अगर हम किसी चीज़ का दोहन करते हैं तो उसके लिए आगे व्यवस्था भी करते चलें, तो यह संपोषणीय विकास का अर्थ है। इसमें कृषि वृद्धि दर 4% करने का लक्ष्य रखा गया, जैसा कि 11th 5 ईयर प्लान में किया गया था। औद्योगिक क्षेत्र का वृद्धि दर 9.6 करने का लक्ष्य रखा गया। साथ ही सेवा क्षेत्र की वृद्धि दर को बढ़ाकर 10% करने का लक्ष्य रखा गया। 12वीं पंचवर्षीय योजना में 5 करोड़ रोजगार सृजन करने का लक्ष्य रखा गया था। गरीबी को कम करके 10% बिंदु तक कम करना था, यह भी 12वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था। इसमें इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को 25 प्रति हज़ार करना था और मातृत्व मृत्यु दर को 1 जीवित जन्म प्रति हज़ार पर 1 करने का लक्ष्य रखा गया था। साथ ही 0 से लेकर 6 वर्ष तक, 0 से 6 वर्ष आयु वर्ग में लिंगानुपात 950 किया गया था। 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को लिंगानुपात कहते हैं। तो 0 से 6 वर्ष आयु वर्ग में जो भी बच्चे थे उनके लिंगानुपात को 950 करने का लक्ष्य रखा गया था। सभी गांवों में 12मासी सड़कें और विद्युतीकरण करने का लक्ष्य भी 12वीं पंचवर्षीय योजना में ही रखा गया था। अभी तक सड़कें बनती रहती हैं, टूटती रहती हैं और विद्युतीकरण अभी अनेक गांवों में नहीं हो सका है। हालांकि सरकारें दावा करती हैं कि 100% विद्युतीकरण कर दिया गया है। सर्वाधिक धनराशियां सामाजिक सेवा हेतु सुरक्षित की गई थी 12वीं पंचवर्षीय योजना में। इसके साथ ही बंधन बैंक को आरबीआई के द्वारा बैंक का दर्जा दिया गया था और भारतीय महिला बैंक 2013 में इसे भी स्थापित किया गया था। इंदिरा गांधी के जन्म के वार्षिकी पर इसे स्थापित किया गया था। भारतीय महिला बैंक को आईडीएफसी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी, इसे आरबीआई के द्वारा 2015 में बैंकिंग का लाइसेंस दिया गया। तो यहाँ से प्रश्न बनता है बंधन बैंक, भारतीय महिला बैंक। भारतीय महिला बैंक अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एक पार्ट हो गया है, इसमें इसका विलय हो गया है। आईडीएफसी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी, यह एक बैंकिंग कंपनी के रूप में कार्य करती थी। 2015 में इसे आरबीआई के द्वारा स्थापित भी है, 2015 में हुई थी। आरबीआई ने इसे 2015 में ही बैंकिंग का लाइसेंस प्रदान कर दिया। तो इस प्रकार से 12वीं पंचवर्षीय योजना के ये कुछ हाइलाइट्स हैं। हालांकि यह 2014 में ही समाप्त कर दिया गया था, लेकिन इसके टारगेट्स को लेकर के एग्ज़ाम में प्रश्न बनते हैं और काफ़ी बनते हैं, तो इसे आप याद रखेंगे। इसके बाद आप सभी जानते हैं 2014 में बीजेपी सरकार बनती है और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी बनते हैं और पंचवर्षीय योजनाओं को बंद करने का यह निर्णय लेते हैं, क्योंकि इन्हें लगता था कि राज्यों का जो योजनाओं को बनाने में योगदान होना चाहिए, पार्टिसिपेशन होना चाहिए, वह पर्याप्त नहीं था। इस कारण से पंचवर्षीय योजनाओं के साथ साथ योजना आयोग और एनडीसी को भी, राष्ट्रीय विकास परिषद को भी बंद करने का निर्णय लिया जाता है और इसके स्थान पर एक नए संस्थान नीति आयोग का गठन करने का प्रस्ताव लाया जाता है। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया नीति आयोग को स्थापित किया जाता है। इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को कर दी जाती है। तो अब प्लानिंग कमीशन और एनडीसी नहीं रहे, इनके स्थान पर नीति आयोग स्थापित है और पंचवर्षीय योजना आखिरी 12वीं पंचवर्षीय योजना थी। अगले वीडियो में हम नीति आयोग के बारे में चर्चा करेंगे। इकॉनमी का पार्ट 6 यहीं पर समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम
नए टॉपिक नीति आयोग के साथ मिलेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। जो भी हमारे दोस्त चैनल पर नए हों, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें जिससे उन्हें वीडियोस की अपडेट मिल सकें। साथ ही बेल आइकन प्रेस करें जिससे उन्हें समय समय पर वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।